अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है, आपके काम आ सकता है। जी हाँ नाज़रीन, इस चीज़ को सभी मानकर चलते हैं कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी पॉइंट की, कानूनी इन्फॉर्मेशन या मालूमात की ज़रूरत आन पड़े और आप अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर, अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर अपने मसले को हल कर सकें। तो नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं और आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हम वसीयत के नाम से जानते हैं। वसीयत क्या होती है? इसे इंग्लिश में विल कहते हैं। कोई बंदा अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चाहे कि उसकी प्रॉपर्टी को उसकी वफ़ात के बाद किस तरह से तकसीम किया जाए और कितनी प्रॉपर्टी है वो किसी इदारे को दे दी जाए, कितनी प्रॉपर्टी वो किसी अपने लीगल एयर को दी जाए, कितनी प्रॉपर्टी उसके भाई को दी जाए, अगर वो अपनी मंशा और मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहे तो उसको आप वसीयत कहते हैं या विल कहते हैं। वसीयत कितनी हो सकती है? 1/3 से ज़्यादा हो सकती है, किसी स्ट्रेंजर को की जा सकती है, किसी लीगल एयर को की जा सकती है। अहले सुन्नत और अहले तशरीह के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस इसके अंदर पाया जाता है, क्या इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, क्या किसी अनबोर्न बच्चे को भी वसीयत दी जा सकती है, और सबसे बढ़कर ये कि गिफ्ट और वसीयत के अंदर डिफरेंस क्या है। इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन और मालूमात बर वक्त मिलती रहे। तो आइए नाज़रीन, अपनी बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये है कि वसीयत कर कौन सकता है। वसीयत करने के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो दो है। एक तो ये कि बंदा बालिग होना चाहिए और दूसरा ये कि वो अपनी सेंसेस में होना चाहिए, सेन होना चाहिए। यानी ये कि वो उसको कोई ये ना हो कि वो इनसेन हो, जो दीवाना हो या कोई इस तरह की उसके अंदर बात हो, वो बिल्कुल एक सेंसेस के अंदर होना चाहिए। अब जब हम मेजर होने की या बालिग होने की बात करते हैं तो इस्लाम के अंदर जो है वो देखें 16 साल का जो है पहले था। उसके बाद जब मेजॉरिटी एक्ट आया है 1850 का, तो उसके सेक्शन 3 के तहत अब जो है बालिग की उम्र 18 साल है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो आप उसी कानून के मुताबिक चलेंगे। तो इनसेन की डेफिनेशन भी वो ये है कि जो सेन की डेफिनेशन भी यही है, जो इनसेन ना हो, अपनी जो है वो सेंसिस के अंदर हो, तो वो एक वसीयत लिख सकता है या वसीयत अपनी बता सकता है। अब दूसरी बात यह है कि क्या किसी लीगल एयर को आप जो है अपनी विल के तहत अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं दे सकते। जनरली जो अहले सुन्नत के अंदर है या अहले हनफी लॉ के अंदर है वो ये है कि आप लीगल एयर्स को नहीं दे सकते। हाँ, अगर बाकी लीगल एयर कंसेंट करें तो तब आप 1/3 दे सकते हैं, लेकिन आप किसी स्ट्रेंजर को जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ लीगल एयर 1/3 प्रॉपर्टी यानी 1/3 हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी का दे सकते हैं। देखिए, इसके अंदर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो कुरान के पाक के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है जिसके अंदर वसीयत को रोका गया हो या विल को रोका गया हो कि आप जो है वो अपनी वसीयत के तहत अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन हमें एक रिवायत मिलती है कि जनाब सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत अबी वक़ास एक सहाबी थे, उनकी तीमारदारी के लिए गए तो उनकी सिर्फ़ एक ही बेटी थी, तो वो काफ़ी शदीद जो है वो बीमार थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब रसूलुल्लाह, मैं अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो अपनी वसीयत के तहत वक्फ़ करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम की राह में देना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो दे सकता हूँ? तो इस पे जनाब सरकार दो आलम का कहना था कि नहीं, आप 1/3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो वहाँ से ये रिवायत चलती है और अब तक उसको फॉलो किया जा रहा है। अब जो अहले तशरीह हैं उनके अंदर भी मामला यही है कि 1/3 से ज़्यादा आप लीगल एयर को नहीं कर सकते, लेकिन अगर करते हैं तो आपको बाकी लीगल एयर्स की कंसेंट की ज़रूरत चाहिए होती है। यानी बाकी लीगल एयर जब तक कंसेंट नहीं देते तो वो वसीयत वैलिड नहीं होती। अब इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अहले जो सुन्नत है या हनफी स्कूल ऑफ थॉट है उसके तहत आपने जो कंसेंट है बाकी लीगल एयर्स की, वो जो बंदा वसीयत कर रहा है उसकी ज़िंदगी में नहीं बल्कि उसकी वफ़ात के बाद अगर कंसेंट दी जाती है तो उसको वैलिड समझा जाएगा। जबकि अहले तशरीह के अंदर ये है कि कंसेंट अगर लाइफ में भी दे दी जाए तो उसको वैलिड करार दिया जाता है।
अब तीसरी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, क्या वसीयत का रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है? तो इसका जवाब भी यही है कि नहीं, ये ओरल भी हो सकती हैं और रिटन भी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीलॉग्स में भी बता चुका हूँ कि जो आपकी तहरीरी डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर विटनेसेस होते हैं, उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर साबित करना गालिबन कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है। तो अगर वसीयत इन रिटन है तो वो फिर इसको जो है वो देखा जाएगा कि उसको आसानी से आप साबित कर सकेंगे। अगली इसके अंदर जो बात इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि जनाब इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट से मुराद ये है कि क्या आप, मेरे पास अगर एक प्रॉपर्टी है तो मैं उसके मुतल्लिक़ ही वसीयत कर सकता हूँ, या कि इन फ्यूचर जो है मेरे कुछ पैसे आने हैं या मेरी कोई प्रॉपर्टी आनी है, मैं उसके बारे में भी कर सकता हूँ। तो इसके अंदर एक थंब रूल ये है कि एट द टाइम ऑफ डेथ जो है वो प्रॉपर्टी उस बंदे के नाम पे होना ज़रूरी है जिसने वसीयत की। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने आज वसीयत की कि 5 साल बाद मुझे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से 10 लाख रुपए मिलेंगे, वो मेरे बच्चों में इस तरह से तकसीम होंगी। अब ये एक वसीयत है, जब वो वसीयत बना रहा था तब ऑफ कोर्स उसके अंदर पैसे नहीं थे उसकी जेब के अंदर, लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो पैसे उसके अकाउंट में आ चुके थे। तो लिहाजा साबित ये हुआ कि वसीयत मुकम्मल होने के लिए सब्जेक्ट मैटर का एट द टाइम ऑफ मेकिंग द वसीयत और विल ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाए तब उसके लिए ज़रूरी है। तो इसी तरह से अगला एक पॉइंट ये है कि अगर एक बंदा वसीयत करता है कि जो है फ़लाँ शख्स को ए कहता है बी को कि जनाब आप जो है मेरे वफ़ात के बाद ये फ़लानी जगह के ऊपर घर बना के वहाँ पर एक मस्जिद तामीर करवा दीजिएगा। तो पता चला कि जो बी को जब कहा गया तो बी की वफ़ात 10 साल से पहले होगी। तो अगर जो शख्स को कहा जाए, जिसे हम लिगैटी बोलते हैं, अगर उसकी वफ़ात टेस्टेटर से पहले हो जाए तो वो प्रॉपर्टी वापस जो है वो जो वसीयत कर रहा है या जो टेस्टेटर है उसके पास प्रॉपर्टी उसकी वापस आ जाती है। तो नाज़रीन, ये चीदा असूल थे जो वसीयत के बारे में थे। गिफ्ट के अंदर और वसीयत के अंदर मैंने आपको जैसे पहले भी तस्करा किया, आप दूसरा मेरा वीलॉग चेक कर सकते हैं गिफ्ट के ऊपर, कि गिफ्ट के अंदर आप अपनी 100% प्रॉपर्टी को दे सकते हैं, जबकि वसीयत के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बंदिशें हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो गिफ्ट है वो ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जिसे आप कहते हैं कि उसने जो बना रहा है उसकी ज़िंदगी के अंदर ही अमल दरामद उस पर होगा। अगर मैं किसी को गिफ्ट देता हूं तो प्रॉपर्टी उसको आज ही ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन अगर मैं वो वसीयत करता हूं तो वो वसीयत मेरी जो है वो ज़िंदगी के बाद जो है वो अमल दरामद होगी। तो इस वजह से जो टेस्टिमेंट्री और नॉन टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट है उसके अंदर डिफरेंस है। तो गिफ्ट के अंदर जो आपको बंदिश नहीं मिलती, आपको एक आज़ादी मिलती है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो भी शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी किसी को देना चाहे अपनी ज़िंदगी में तो वो दे सकता है, जबकि वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे वफ़ात के बाद अमल दरामद होना होता है, जिसके अंदर दूसरे लोगों के राइट्स भी जुड़ जाते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे बंदिशें हैं और उसको बड़ी एक बारीक बीनी के साथ इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस ने जो है वो पेश किया है, प्रेजेंट किया है। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा और वसीयत के मुतालिक सारी जो चीज़ें हैं आप उसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। लेकिन अगर आप नहीं किया तो कोई मसला नहीं, आप कमेंट्स के लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन, हमारी लीगल टीम उसको आंसर करेगी। तो नाज़रीन इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, किसी नए वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।